नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित 10वीं क्लास, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। यह आपके ऑफिशियल सिलेबस में 20वें नंबर पर दिया गया है। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो उसी पढ़ाई के क्रम में, उसी पढ़ने के तरीके के साथ हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का आपका टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण। लेकिन उससे पहले मैं आज का आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी। आपका प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? अगर हो सके तो इसका मुख्यालय कहां पर है, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है आपको? तो यह है मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें टोटल 20 पॉइंट दिए गए हैं। 20 पॉइंट में आपके तकरीबन 4 टॉपिक हो चुके हैं और आज आपका 5वां टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपके टीकाकरण से पूछे जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न आपके स्वास्थ्य एजेंसियों से पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गंभीरता के साथ एक एक टॉपिक फिनिश करेंगे और अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ाई करते रहेंगे। इससे पहले आपका वीडियो शुरू हो, आपकी क्लास शुरू हो, मैं आपको बहुत छोटी सी जानकारी आज संक्षेप में दूंगा कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका गरिमा बैच चल रहा है। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर 94 533 66 279 जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। तो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। अगर आप अपनी भर्ती को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं, आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 451 रुपए में आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनके सोल्यूशन भी आपको कराए जाएंगे। अन्य कोचिंग जो 2 से 3 हजार में अपना बैच बेच रहे हैं, वो सिर्फ आपको 5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा। एक बार थ्योरी आपकी पढ़ाई जाएगी, फिर आपका एमसीक्यू से रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो 3 बार आपके सिलेबस को आपकी नजरों के सामने रखा जाएगा, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से कंठस्थ कर सके, अच्छे तरीके से समझ सके और आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। तो यह फीस आपकी 10 सितंबर की तक लागू है। उसके बाद बैच की फीस बढ़ जाएगी और 505 हो जाएगी। तो आपके पास सुनहरा मौका है मुख्य सेविका भर्ती के गरिमा बैच से जुड़ने का, मात्र 451 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर आपको बताया जा चुका है, बाकी जानकारी आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। समय आपका बहुत ही कीमती है, इसको समझते हुए मैं बिना वक्त गवाए शुरू करता हूं आज का टॉपिक, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। जो शॉर्ट फॉर्म है इसका यूआईपी, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, इम्यूनाइजेशन का मतलब हुआ टीकाकरण और कार्यक्रम का मतलब हुआ प्रोग्राम। क्लियर है आपको? तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो आप उत्तर देंगे 1978 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा था, तो आप कहेंगे विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो आपका उत्तर होगा 1978। क्लियर है? तो यहां से आपके 3 प्रश्न बनते हैं कि भारत का पहला टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा है, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। प्रथम टीका कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1978 में, और विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1978 में। तो इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझकर नोट करेंगे और यहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना 70 से 80% तक है।
अगला पॉइंट है आपका वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। तो वर्ष 1985 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसे कहा गया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसलिए भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में सरकार द्वारा शुरू माना जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1985। क्लियर है आपको? दो चीजें आपको गंभीरता के साथ समझनी है कि विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम आपका 1978 में शुरू हुआ था और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू हुआ था। इन चीजों में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ एक एक चीज को समझते चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका, ये तो हो चुका है, इससे अगला है इस कार्यक्रम के तहत लिस्टेड बीमारियों के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो बीमारियां शामिल की गई हैं उनके लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है उसको आप समझ लेते हैं। टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, जो पहले गति धीमी थी टीकाकरण की उसको तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना, यह भी एक इसका उद्देश्य है। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की स्थापना करना, टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये किसका उद्देश्य थे? ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के उद्देश्य थे। क्लियर है आपको? अब टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण से क्या फायदा मिलता है उसको समझते हैं। टीकाकरण, इसका इंग्लिश में वर्जन होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को कहते हैं हम टीकाकरण। जैसे अभी आपने कोविड वैक्सीनेशन देखा होगा, वो भी टीकाकरण था। क्या था? टीकाकरण था। उसी तरह शिशुओं का या गर्भवती जो माताएं बनने वाली होती हैं, गर्भवती स्त्रियां, उनका टीकाकरण होता है। तो जो जन्म के बाद बच्चे के टीकाकरण होते हैं, वो जन्म के डिलीवरी के बाद या प्रसव के बाद जो टीकाकरण बच्चों के किए जाते हैं, वो जन्म के बाद के टीकाकरण में आते हैं। और जो प्रसव से पहले, मतलब आपका अर्थ ये समझिए कि जो गर्भावस्था में स्त्रियों को टीका लगाया जाता है, वो जन्म से पहले टीकाकरण माना जाता है। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरक्षा क्षमता विकसित की जाती है। क्लियर है आपको? तो टीकाकरण के माध्यम से क्या किया जाता है? व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीकाकरण क्या है। ऑप्शन एक होगा कि टीकाकरण से संक्रमण या रोग से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी होगा टीकाकरण के माध्यम से संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। ठीक है, तो और ये ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कर देंगे? उत्तर ए बी दोनों सही है। क्लियर है आपको? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के तहत प्रदान किए जाने वाले टीके कौन कौन से हैं उनको हम समझ लेते हैं। क्लियर है? यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीके आपसे पूछे जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न आपका आज के वीडियो में से परीक्षा में रखा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, इसे बिल्कुल भी मत जाया होने दीजिएगा और गंभीरता के साथ इसको पढ़िएगा। बीसीजी क्या होता है उसको समझते हैं। पहला टीका क्या है? बीसीजी। बीसीजी का तात्पर्य होता है बेसिल कालमेट ग्यूरिन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीसीजी। वैक्सीन है। यह शिशुओं को ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। जो संचारित टीबी है, ट्यूबरक्यूलर और मेनिंजाइटिस, ठीक है, ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म पर या 1 वर्ष तक जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी दिया जाता है। जन्म हो जाने के बाद या 1 वर्ष तक कभी भी जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी बच्चे को, शिशु को बीसीजी टीका दिया जाता है। बीसीजी को बाईं बांह के ऊपरी हिस्से में
अंतरत्वचीय के माध्यम से दिया जाता है। क्लियर है आपको? तो बीसीजी को कहां दिया जाता है? बीसीजी को बाएं बाह पे दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कालमेट ग्यूरिन। किस रोग के लिए दिया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यह शिशुओं को ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी। क्लियर है आपको? अगला है आपका ओपीवी। इसका फुल फॉर्म क्या है ओपीवी का? ओरल पोलियो वैक्सीन। जो हम 2 बूंद जिंदगी के मुंह से देते हैं वही है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। तो ओपीवी का तात्पर्य ओरल पोलियो वैक्सीन से है। यह बच्चों को पोलियो मेलाइटिस से बचाता है। किससे बचाता है? पोलियो मेलाइटिस नामक बीमारी से यह ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन बचाती है। ओपीवी को जन्म के समय दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है। जैसे ही जन्म हुआ उसके कुछ ही अंतराल में बच्चे को ओपीवी दिया जाता है, ताकि उसे शून्य खुराक कहते हैं। और तथा 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती हैं। फिर तुरंत के बाद अगली खुराक कब दी जाएगी? 6ठे सप्ताह में दी जाएगी, फिर 10वें सप्ताह में दी जाएगी, फिर 14वें सप्ताह में दी जाएगी। क्लियर है आपको? मतलब हर महीने आपको एक खुराक दी जाएगी बच्चे को। बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। जब बूस्टर खुराक होती है जो पोलियो की, वो 16 महीने पर और से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। क्लियर है आपको? ओपीवी को मुख के माध्यम से 2 बूंदों को डालने के रूप में दिया जाता है। तो पोलियो वैक्सीन कैसे दी जाती है? वो मुख से दी जाती है, ओरल वैक्सीन है। अब आते हैं तीसरे टीके पर, बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। यह भी एक गंभीर बीमारी है और इससे भी बचाव होना बहुत ही जरूरी है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण से बचाता है। यह एक वायरस संक्रमण होता है। कौन? हेपेटाइटिस बी नामक रोग। तो हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जा सकता है। तो जन्म के बाद तुरंत टीका दिया जाने वाला कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी भी है, पोलियो है और हेपेटाइटिस बी भी है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा टीका बच्चे को जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर देना आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका पोलियो हो जाएगा जो शून्य खुराक के रूप में दिया जाता है, और दूसरा आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। क्लियर है आपको? इसके बाद 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में डीपीटी और हिब के संयोजन में पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दी जाती है। क्लियर है आपको? पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दी जाती है। क्या? इसके बाद 3 खुराकें और दी जाएंगी, 6ठे सप्ताह के, फिर 10वें सप्ताह पे, फिर 14वें सप्ताह पर। क्लियर है आपको? अब अंतरापोशी पेशी इंजेक्शन को जांग के मध्य अग्रवर्ती पूर्ववर्ती तरफ दिया जाता है। तो जांग पर यह टीका दिया जाता है, चाहे आगे की तरफ से दे लें चाहे पीछे की तरफ से दे लें। ठीक है? तो यह हेपेटाइटिस बी टीका कहां दिया जाता है? ये जांग पर दिया जाता है। क्लियर है आपको? फिर आते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन है। तो ये क्या है? ये एक संयुक्त वैक्सीन है। ये कितनी बीमारियों को बचाती है? डिप्थीरिया से बचाती है, टेटनस से बचाती है, पर्टुसिस से बचाती है, हीमोफिलस से इन्फ्लुएंजा से बचाती है, टाइप बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है? पूरा नाम ये है। यहां पर नीचे इसको भी लाल करना चाहिए था मुझको, डार्क, पर मैं रह गया वो। हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन है। क्लियर है? 3 खुराकें इसकी दी जाती हैं, 6, 10, 14 सप्ताह की आयु पर 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती हैं। क्लियर है आपको? यह दी जाती हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन बाईं मध्य जांग के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरा पेशी के माध्यम से दी जाती है। ठीक है? तो जो ऊपर बताया था हेपेटाइटिस बी में, वही पेंटावैलेंट वैक्सीन में है। अब रोटा वायरस वैक्सीन आती है। तो आरवीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? आरवीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है, का तात्पर्य है रोटा वायरस वैक्सीन। यह रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहले डायरिया से लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। उस मृत्यु को बचाने के लिए सरकार आरवीवी यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन लेकर आई। तो रोटा वायरस वैक्सीन से बच्चों में डायरिया
की रोकथाम की गई या सुरक्षा प्रदान की गई डायरिया से। क्लियर है आपको? ये चुनिंदा राज्यों में ही दिया जाता है, हर राज्य में ये नहीं दिया जाता है। वैक्सीन की 3 खुराकें हैं, 6, 10, 14 सप्ताह 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है। और ये तरल वैक्सीन की 5 बूंद या 2.5 ml को मुंह में दिया जाता है। तो लिक्विड वैक्सीन होती है, उसको सीधे मुंह में दिया जाता है 5 या 2.5 बूंद के रूप में। अगली आपकी वैक्सीन है पीसीवी यानी कि न्यूमोकाकस संयुग्म टीकाकरण। न्यूमोकाकस संयुग्म टीकाकरण। पीसीवी का तात्पर्य न्यूमोकोकल संयुग्म टीकाकरण पीसीवी से है। ठीक है, पीसीवी का तात्पर्य किससे है? न्यूमोकोकल संयुग्म टीकाकरण पीसीवी है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाली रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में ही दिया जाता है। तो पीसीवी यानी कि न्यूमोकॉकस संयुग्म टीकाकरण ये किससे रक्षा प्रदान करता है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया से रक्षा प्रदान करता है और ये चुनिंदा राज्यों में ही दिया जाता है। इसका भी समय सीमा है 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है तथा इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर डोज भी दिया जाता है। पीसीवी को बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशी आईएम के माध्यम से दिया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और पीसीवी को अलग अलग अर्थात दोनों जागों में दिया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला है पॉइंट FIVPV वैक्सीन। FIPV वैक्सीन। तो FIVPV के वैक्सीन का तात्पर्य है निष्क्रिय पोलियोमेलाइटिस टीका। इसका उपयोग पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। आईपीवी की आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतर्त्वचीय के माध्यम से दी जाती है। तो ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाने वाला टीका है। ठीक है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाने वाला टीका है। ये इसे दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में अंतर्त्वचीय के माध्यम से दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन से दिया जाने वाला पोलियोमेलाइटिस का टीका है। क्लियर है आपको? कौन सा? FIPV। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियोमेलाइटिस टीका इंजेक्शन के माध्यम से कौन सा टीका जो पोलियोमेलाइटिस के लिए इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? FIPV। क्लियर है आपको? 7वां टॉपिक आपका पूरा हुआ। फिर 8वें पे आते हैं। जो 8वां टीका है वो मीजल्स यानी कि खसरा या MR वैक्सीन। तो इसमें क्या है? बच्चों को मीजल्स या मीसल से बचाने के लिए मीजल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहीं पर मीजल्स लिख के मिलेगा आपको, कहीं पर मीसल्स लिखेगा, बात एक ही होगी आपके लिए। क्लियर है आपको? कुछ राज्यों में मीजल्स और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए मीजल्स और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। क्लियर है आपको? तो कुछ राज्यों में मीजल्स और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए मीजल्स और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। मीजल्स या MR की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 महीनों यानी कि 9 से 12 महीने की उम्र में नहीं दी जाती है, तो 5 वर्ष तक दी जा सकती है। ठीक है, 9 से 12 महीने के बीच में दी जानी चाहिए। अगर नहीं दी जा सकती है तो 5 वर्ष उम्र तक दी जा सकती है। तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की अवस्था में दी जाती है। ठीक है, जो दूसरी खुराक है वो 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। मीजल्स वैक्सीन को दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में अध स्तत्वचीय त्वचा के नीचे के माध्यम से दिया जाता है। क्लियर है आपको? जो अगला टीकाकरण है आपका जेई टीकाकरण। जेई टीकाकरण से तात्पर्य है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, जापानी का जे और इंसेफ्लाइटिस का ई, तो जेई टीकाकरण। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। क्लियर है आपको? यह जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग। अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके में जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। जब 2017 में नई सरकार बनी थी, ये 2017 वाली सरकार बनी थी जो 2022 तक चली थी, उस समय ये इस बीमारी से बहुत ही नवजात शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इसलिए उनको ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी था, लेकिन अब इस पर थोड़ा काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है।
जेई वैक्सीन अभियान के बाद जेई के लिए चुनिंदा जिलों में दिया जाता है। ठीक है, तो चुनिंदा जिले हैं जहां पर ये ज्यादा बीमारी फैलती है, वहीं पर इसको दिया जाता है। जेई वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती हैं। पहली खुराक 9 महीने पूरे होने पर दी जाती है तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। क्लियर है आपको? तो जो पहली खुराक है वो 9 महीने पूरे होने पर दी जाती है तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। अब आते हैं डीबीटी बूस्टर डोज पर। तो डीबीटी एक संयुक्त वैक्सीन है। ये बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी से बचाती है। तो ये क्या है? एक संयुक्त वैक्सीन है जो दोबारा दी जाती है। ठीक है, तो ये बूस्टर डोज के रूप में कार्य करती है। डीपीटी एक संयुक्त वैक्सीन है। ये बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी यानी कि पर्टुसिस से बचाती है। डीपीटी वैक्सीन 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जिसे डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक कहा जाता है तथा डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। क्लियर है आपको? तो डीपीटी बूस्टर जो है वो आपकी डिप्थीरिया से रक्षा करती है, टेटनस से रक्षा करती है, काली खांसी से रक्षा करती है। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि डीपीटी बूस्टर वैक्सीन किन किन रोगों से रक्षा करती है, तो आपके ऑप्शन होंगे पहला डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन होगा टेटनस, तीसरा होगा काली खांसी और फिर चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त तीनों या एबीसी तीनों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। क्लियर है? तो डीपीटी वैक्सीन क्या है? यह आपकी 3 बीमारियों से रक्षा करती है, एक डिप्थीरिया और टेटनस और काली खांसी। क्लियर है आपको? जो शिशुओं को 3 बीमारियों से रक्षा करती है। ठीक है, समय अवधि मैंने आपको बता दी है। डीपीटी वैक्सीन 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जिसे डीपीटी की पहली बूस्टर कहा जाता है तथा डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। क्लियर है आपको? डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरापेशी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। क्लियर है आपको? डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक बाईं माह के ऊपरी भाग में अंतरापेशी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। जो नीचे वाले पॉइंट हैं ये आपके उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए। जो ऊपर के दोनों पॉइंट हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला आपका टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया टीडी। तो टीडी वैक्सीन को यहाँ पर टीडी होगा। ठीक है, डिप्थीरिया होता है, टेटनस एंड डिप्थीरिया। टीटी वैक्सीन को किशोरों और प्रौढ़ वयस्कों सभी आयु वर्ग के समूह के लिए डिप्थीरिया के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यूआईपी के तहत टीडी वैक्सीन से बदल दिया गया है। जो पहले टीटी वैक्सीन थी उसको टीडी वैक्सीन से बदल दिया गया है। क्लियर है आपको? अब टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया का टीका लगाया जाएगा। टीडी वैक्सीन 10 से 16 साल की उम्र तक के किशोरों और गर्भवती महिलाओं को लगाई जाती है। जो टीडी वैक्सीन है ये 10 से 16 साल की उम्र के किशोरों और गर्भवती महिलाओं को लगाई जाती है। क्लियर है आपको? अब गर्भवती महिला को लगाए जाने वाले टीके कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को TT1 दिया जाता है और TT1 के बाद चौथे सप्ताह में TT2 दिया जाता है। क्लियर है आपको? यदि गर्भवती महिला ने पिछले 3 वर्षों में TT या TD2 के टीके प्राप्त किए हैं तो उसे इसे केवल बूस्टर TD का टीका ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसने पिछले 3 वर्षों में TT या TD2 के टीके प्राप्त किए हैं तो उसे इसे केवल बूस्टर TT का टीका ही दिया जाएगा। इंट्रा मस्कुलर अपर आर्म अंतरापेशी बाह के ऊपरी भाग में यह लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहले 2 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाओं को सीमित टीके लगाए जाते हैं। इसकी अलग से जानकारी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा गरिमा वाले में। तो सघन मिशन इंद्रधनुष को भी इन्होंने सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के तहत शुरू किया गया था। तो कुल 4 तरीके से शुरू किया है, 4 बार सघन मिशन इंद्रधनुष को। तो इसको भी आज हम गंभीरता के साथ देख लेंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न आ जाए। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 इसको पढ़ते हैं हम 1.0। क्या पढ़ते हैं? 1.0 पढ़ते हैं इसको। इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। MI यानी कि मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। क्लियर है?
तो जो पहले मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था, फिर उसे मिशन इंद्रधनुष 1.0 शुरू किया गया और इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% तक अधिक टीकाकरण करना सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो जिन जिलों में टीकाकरण सही रूप से हो नहीं रहा था वहां पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसमें सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 में। फिर आता है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो 2019-20 में जो पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था अपने भारत में, उसके 25 वर्ष हो गए थे। तो उसको चिन्हित करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया। यह एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। इसमें 27 राज्यों को कुल 272 जिलों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य को हासिल करना था। फिर आ जाते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। ठीक है, तो IMI 3.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुंचना है जहां टीकों के वितरण का अभाव है, ताकि सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा सके, साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके। इसमें प्रवास क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया गया था, क्योंकि वे कोविड-19 के दौरान टीके की खुराक लेने से चूक गए थे। क्लियर है आपको? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, तो इसमें क्या है, इसको आप गंभीरता के साथ समझ लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 लॉन्च किया। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 यानी कि 4.0 की लॉन्चिंग की गई। तो ये कब शुरू किया गया था? 7 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका, भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIPA के माध्यम से कवर किया जाना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 3 चरणों को 416 जिलों में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है आपको? जिसमें 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चिन्हित 75 जिले भी शामिल हैं। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज आपने समझी और पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको एक एक टीका समझ में आया होगा। कम से कम आप टीकों के नाम और कब कब लगाए जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ हैं, उनको जरूर याद कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि इसके शॉर्ट्स नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन भी कर पाएं। क्लियर है आपको? तो हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो आज का आपका प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो बैच का नाम है मुख्य शेप का गरिमा बैच, फीस मात्र 451 रुपए है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, दूसरी बार आपको MCQ से रिवीजन कराया जाएगा, तीसरी बार आपको वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। ये फीस आपकी 10 सितंबर तक लागू है। उसके बाद आपकी फीस 505 रुपए कर दी जाएगी। तो अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। 100% गारंटी के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका टॉपिक, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी थी वो सभी मैंने आपको देने की कोशिश की है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी लगे कि वीडियो में कोई गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट जरूर देख लिया करें। कि कभी कभी क्या हो जाता है, टाइपिंग में मानवीय भूलें हो जाती हैं, तो उनको कई बार नहीं सही किया जा सकता है वीडियो में।
तो उनको कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाता है कि इस वीडियो में ये गलती है, आप उसे ठीक कर लें। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल सही करके ही देता हूं, कोशिश करता हूं कि वीडियो एकदम सही बने, अच्छी बने, लेकिन कभी कभी मानवीय भूलें हो जाती हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो आज का आपका प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।